वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने रिटायर्ड वाइस एडमिरल जो डॉक्टर अहमद सईद साहब हैं, चूँकि वो जियो पोलिटिकल तजिया निगार भी हैं, वो इस पर नज़र रखते हैं गहरी। मैं ब्रेक पे जाने से पहले अहमद सईद साहब जो बात हो रही थी वो ये थी कि ये जो इस वक्त चीन है, रूस है, कंसोर्शियम है, इस पे बात हम कर रहे थे कि क्या होना चाहिए, ज़ामिन कौन बन सकता है। शाहजाद साहब, मैं चाहूँगा पहले आप अगर ये हमें बता दें कि क्या ये कोई कंसोर्शियम की बात कर ली जाएगी, कोई लोग मुल्क करेंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि सुपर पावर की गारंटी या जमानत कौन दे सकता है मां सिवाय सुपर पावर खुद के। क्योंकि वो कहते हैं पंजाबी की मिसाल है, तुम भी बड़ी शेर पढ़ते हो, मैं भी मिसाल तुम सुना दें। वो कहते हैं आटा गुंदी हिलदी क्यों है, तो जिसले वो कहते हैं जो कोई मौका ढूंढना हो और कोई वजह बनानी हो तो सुपर पावर के पास बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, हथियार होते हैं जिससे वो वजह बना भी लेता है और चढ़ाई भी कर लेता है। आपको लगता है कि अमेरिका के सामने कोई गारंटी खड़ी हो सकती है? अच्छा, गुजारिश ये है कि देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर है और ईरान जो है वो एक कदीम सकाफत है और उनका रहना, खाना पीना, लाइफस्टाइल बिल्कुल और है। वो जिस तरह अभी मियाँ साहब ने फरमाया कि वो इससे ज्यादा तंगी भी झेल सकते हैं, इससे ज्यादा परेशानी में भी रह लेंगे। उसकी वजह ये है कि उनके पास एक रेड लाइन है कि इससे नीचे वो नहीं जाएंगे। तो वो यकीनन इस तरह की एक मुश्किल फंसी हुई सूरत हाल है। इसमें कोई शक नहीं कि जो आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, वो मतलब बहाना तो कुछ भी बनाया जा सकता है। जी जी। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त ईरान को थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि अगर अमेरिका एक सुपर पावर है तो उसकी अना भी उतनी ही बड़ी है। तो जब तक आप उसको निकलने का रास्ता नहीं देंगे, फेस सेविंग नहीं देंगे, तो बड़ी मुश्किल होगी अमेरिका के लिए। और मेरे ख्याल में इस मुलाकात में जो कि चाइना के सदर और अमेरिका के सदर के दरमियान होगी, उसमें कुछ वायबल सोल्यूशन के ऊपर बात जरूर होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर डिस्कस होगी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन मेरा मानना यह है कि ईरान को थोड़ी सी लचक पैदा करनी होगी और दुनिया की जो इस वक्त तक की वाहिद सुपर पावर है उसको इस सिचुएशन में से निकलने का थोड़ा सा स्पेस देना होगा ताकि वो इससे निकल सके। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो गारंटी की बात की, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ईरान की ख्वाहिश ये होगी कि सलामती काउंसिल के अंदर करारदाद आ जाए जिसके ऊपर तमाम ममालिक का इत्तेफाक हो जाए। ऑब्वियसली उसमें P5 भी शामिल है। तो उस सूरत में आपको किसी एक्स्ट्रा गारंटी की शायद उस तरह से जरूरत है नहीं। वैसे भी रूस ने तो एक बयान आपको दे ही दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो खड़े हैं और उसका मतलब यही है कि वो फौजी तौर पर साथ खड़े हैं और वो इमदाद जारी रखेंगे। ईरान के लिए पाकिस्तान का जमीनी रास्ता खुला है तो शायद सप्लाई भी थोड़ी बहुत तो जा ही रही होगी। अगर उतनी नहीं जरूरियातें जिंदगी जा पा रही तो कुछ ना कुछ तो अजरबैजान वाली साइड से भी उन्होंने एक रास्ता खोल दिया है। मतलब अजरबैजान वाली साइड से भी उनको ये थोड़ा सा रिलीफ मिला है, ये वाला जो जमीनी रास्ता है। इस मौके पर ईरान को थोड़ी हिकमत अमली से काम लेना होगा, थोड़ा सा दानिश से काम लेना होगा। ये ठीक है कि अमेरिका को उसने गिरा लिया है और अमेरिका को नजर आ रहा है कि उसको शिकस्त हो गई है, लेकिन वो नहीं मानेगा और ना उसकी जो अपनी ऑडियंस है सदर ट्रंप की, वो उसको इजाजत देगी कि वो इस तरह से अपने आप को शर्मिंदा करें या अमेरिका को शर्मिंदा करें। सो वो तो हर हाल में वो क्या कहते हैं कि नारा फतह ही लगाएंगे कि हम तो जीत गए और हमने जनाब तहस नहस कर दिया, जैसे कि वो कह भी रहे हैं। हमने उनकी फजाइया खत्म कर दी है, हमने उनके बैरिया खत्म कर दिया है। अच्छा, अगर बैरिया खत्म कर दिया है तो भाई फिर आप नए उर्मस में घुस जाए ना, तो जो मर्जी कर लें, तो ऐसा है नहीं। तो हकीकत की दुनिया जो है वो ये तकाजा करती है कि ईरान भी इस बात का एहसास करे कि दुनिया मुश्किल में है, लेकिन वो चाहेगा जरूर कि अमेरिका का नाक रगड़वाए और अपनी शराइत पर इसको खोले अपनाए उर्मस को। लेकिन दोनों फरीकायन को इस हवाले से कुछ ना कुछ गुंजाइश निकालनी होगी। गुंजाइश के बगैर ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है डॉक्टर अहमद सईद साहब, मैंने जो सवाल आपसे करना था वो यही था कि चीन हो, रूस हो, या जैसे मियां सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि कंसोर्शियम हो, या जो अभी ये बात इन्होंने कही है शहजाद फारूकी साहब ने कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए ये जो मुद्दा है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो सुपर पावर है उसके आगे बंद बांधना या उसको कंट्रोल में रखना या उसका जमानत देना,
शायद किसी भी एंटिटी या किसी भी मुल्क के लिए मुश्किल होगा। तो उस सूरत के अंदर कौन सा ऐसा तरीका है जिसके जरिए ये मामला जो है ये हल हो सकता है जमानत की हद तक, एज फार जामिन या जमानत इज कंसर्न? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जैसे अभी बात रही थी कि किसी एक मुल्क के लिए जमानत देना शायद ये मुमकिन ना हो, एक पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जो अमेरिका का और चीन का अभी जो दौरा हो रहा है उसमें ये बात बहुत ज़्यादा बड़ी अहमियत की नहीं होगी। वहाँ पे तो बहुत बड़ी अहमियत की बात ये होगी जैसे कि मल्टीपोलैरिटी के अंदर अब सुपर पावर्स जो हैं वो 3 आ गई हैं जी, और उसके अंदर जो बड़ी चीज़ें उनको सेटल करेंगे ताकि दुनिया में आगे जो रूल ऑफ लॉ है या ऑर्डर है जो या तजारत के जो निज़ाम है वो कैसे चलेगा। तो ज़्यादा बात तो इस पे होनी है और उस हवाले से ये मेरे ख्याल में आगे चलेंगी। अब आते हैं दूसरी तरफ के इसमें अगर कौन सी मुझे तो लगता है, बॉडी सॉरी होगी डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है मल्टीपोलैरिटी का पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन रेयर अर्थ जो मटेरियल है या मिनरल्स हैं सारा मामला उसका है। ये ईरान के मामले पे भी हम देख रहे थे कि जो एनर्जी कॉरिडोर्स हैं एक्चुअली, क्योंकि अब वो अपनाए मलाका की बात भी की जा रही है, वहाँ पे भी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। तो ये एनर्जी कॉरिडोर्स और ये रेयर अर्थ मटेरियल, ये इसका मामला है जिसके पीछे सारी दौड़ लग रही है और इसी के लिए ये सारी चीज़ें फॉर्म हो रही हैं। जी बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी एक बड़े पैराए में जब आप देखेंगे तो अब वो सिस्टम जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना उसके अंदर जो भी गारंटीज दी गई थी वो खुद ही अमेरिका और उसके अलाइज ने उसको फ्लाउट कर दिया और उसको रद्द कर दिया। तो जाहिर है वो सारा सिस्टम तो कोलैप्स हो गया, उसके ऊपर एतमाद भी नहीं है। तो किसी एक सिस्टम पे आने की तो जरूरत पड़ेगी और वो सिस्टम चाइना जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट कर रहा है। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में बातचीत तो होगी कि इसको कैसे लेके चलना है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एक उसका फसाड आप कह लें वो तो बनाना पड़ेगा। आप दूसरी तरफ आते हैं जो आपका पहला सवाल था कि उसमें कौन सी पावर हो सकती है या कौन सा कंसोर्शियम है जो उसको गारंटी कर सकता है। तो गारंटी तो जाहिर बात है कोई नहीं है, बिकॉज जो JCPOA की गारंटी थी वो P+5+1 थी, उसमें जर्मनी भी शामिल था। तो जब आके अमेरिका ने उसको एक साइड पे कर दिया तो अब ईरान का जो इस्तदलाल है वो बिल्कुल ठीक है कि अब इसके अलावा बड़ी जो चीज़ है वो तो फिर ये है कि एक रेजोल्यूशन कम अज कम UNSC जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके तहत लाया जाए, चाहे वो बाद में हो या ना हो उसकी एक अपनी अहमियत होगी, लेकिन ये जरूर होगा कि पूरी दुनिया को मालूम होगा कि एक रेजोल्यूशन पास हुआ था और उसकी अगर सेंटिटी को बरकरार नहीं रखा गया तो कौन कौन से ममालिक हैं जो इसके जमानत जिन्होंने दी थी। तो मेरे ख्याल में ये वाला पॉइंट है जिसके ऊपर ईरान के सदर ने भी एक दफा इस चीज पे बातचीत की। आज भी उनका जो बयान आया उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि हम हर मुआहदे की पासदारी करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए कि हमारे पास जो वकार का रास्ता है या तो ये कि हम इन मुज़ाकरात को जारी रखें और उसको हल तलब बनाएं, दूसरा ये है कि हम जंग और अमन की जो भी सूरत हाल है उसको बरकरार रखें, और तीसरा ये है कि हम जंग और मुज़ाकरात को साथ साथ चलाएं। तो उन्होंने कहा तीनों ऑप्शंस हैं अमेरिका के लिए, देख ले कि वो क्या करना चाहता है। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा पैगाम है उनकी तरफ से कि ये अब चॉइस अमेरिका के पास है कि वो किस तरह के मुज़ाकरात को लेके चलना चाहता है। अभी तो अमजद साहब अभी जो बयान वो कहते हैं जब सो के उठते हैं तो उठ के साथ ही बयान देते हैं। अब उससे मार्केटें भी हिलती हैं, लोग जो है वो अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, ये भी एक अलग डिबेट है। वो उन्होंने कहा है कि जी ईरान हथियार डाल देगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ईरान के जो सख्तगीर रहनुमा हैं वो पीछे हट जाएंगे और हम जो है ना ये सारा मामला जो है ये कज़िया जो है ये सॉल्व कर लेंगे। आपको लगता है कि क्या जिस तरह ट्रम्प साहब कहते हैं या जिस तरह ट्रम्प साहब चाहते हैं, क्या ये ऊँट जो है वो उस करवट बैठ सकता है? देखिए, पहली बात तो ये जो ट्रम्प के बयानात के हवाले से आपने की ये बिल्कुल ऐसे ही। आपको याद होगा कि जब पहली दफ़ा ये तजावीज़ गई थी तो फौरी तौर पर वो ये बयान जारी हो गया था ट्रम्प साहब की तरफ से कि हम इनको नहीं मानते। फिर उसके अगले दिन उन्होंने कहा मैंने अभी पढ़ी नहीं है, मैं उनका जायज़ा ले रहा हूँ, मेरी टीम देख रही है। फिर उसका उन्होंने जवाब भी दिया और आज के दिन तक जब हम ये बात कर रहे हैं ये मुज़ाकरात का और ये जारी हैं और तजावीज़ आ भी रही हैं, जा भी रही हैं और वो बयानात भी इस तरह के देते रहे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है थोड़ी सी, मैं इससे आपके ये सारे मामले से हट के थोड़ी सी ये मैं देखिए जब ये अमेरिका ने तेल निकालना शुरू किया था अपने मुल्क के अंदर से, जो कंपनियों को उन्होंने बड़े लोन दिए थे उस वक्त, ये एक पूरी इसके ऊपर रिसर्च आई थी। उस वक्त ये था कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत $80 से ऊपर हो
तो फिर ये कंपनियां फिजिबल हो सकती हैं। अदरवाइज इनके ऊपर इतना लोन है। ऑयल भी जो है वो उसके लिए भी अगर वो 90s में नहीं है तो फिर वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है जी। यही मामला, मैं तो अमेरिका की पहले बात कर रहा हूँ ना, ये वेनेजुएला की तो आप बाद में कर लेंगे, लेकिन ये कि वो कहते हैं कि जी $80 प्लस होगा तो फिर वो सर्वाइव कर सकेंगे, अदरवाइज उनके ऊपर इंटरेस्ट इतना पड़ जाएगा कि वो कंपनियां जो वो बंद हो जाएंगी। और ये काफ़ी अरसे से वो नेटो के ऊपर मुख्तलिफ हवालों से, ये तेल की कीमतों के हवाले से ये चलती रही हैं अंदर खाने चीज़ें, जिस तरह से कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे जाती हैं। और इस वक्त जब से जंग शुरू हुई है, इस जंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप ये समझ लें उन अमेरिकी कंपनियों को हुआ, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और वो अमेरिका के अंदर जो तेल की कीमतें $120 तक, $111 तक, और फिर इस वक्त भी 95 प्लस पे फ्लोट कर रही है, ठीक है ना, 104 95 से लेके 104 तक मुख्तलिफ 100 और 100 प्लस हैं। तो ये सारा सिलसिला जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इसमें ये है कि जी वो जितना लंबा खींच के वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उनकी कंपनियों को पहले नंबर पे तो ये हो रहा है। बाकी दुनिया का, उसमें यूरोप का आप बात कर लें, उसमें आप बाकी सारे मुल्कों की, उनका नुकसान है, अवाम का नुकसान है, पाकिस्तान का, इंडिया का, जिस तरह से भी आप कह सकते हैं इधर खिते के जितने भी मुल्क हैं उन सब का इसमें नुकसान है। अच्छा, ये तो अमेरिकियों का भी नुकसान है सर, अवाम जो है वहां पे $5 से ऊपर और $5.5 के करीब है। अब देखें अवाम का नुकसान अमेरिकी हो या डबल हो चुका है प्राइस। मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखें अमेरिकी अवाम हो, अवाम अमेरिकी हो, यूरोपियन हो, पाकिस्तानी हो, वो अवाम ही होते हैं। अच्छा। असल में देखिए वहां पे कंपनियां जो हैं वो मुनाफा कमा रही हैं, पैसा कमा रही है ना, वो पैसा कमा रही हैं, और कंपनियां जो वो गवर्नमेंट की नहीं है। कंपनियां तो वो आप देखिए कि किसकी कितनी दौलत कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, ये सारी चीजें हमें ये ज़हन में जी बिल्कुल सब समेत। तो वो इस दौरान जो आपने बात की, मैंने इस वजह से ये बात की कि वो बयान जारी करते हैं, फिर वो उसके बाद वो उनके मीटर चलने शुरू हो जाते हैं कि मुनाफा कैसे कमाना है। ये तो एक बात है। दूसरी तरफ आप आ जाए, देखिए मामला तो ये है कि यहाँ पे जो इस वक्त जितना भी ये सिलसिला चल रहा है, इसमें जो चाइना की आप बात कर रहे थे, चाइना का एक जो है एक बहुत बड़ा उनका आप ये कह सकते हैं मुफाद, ये जो वाबस्ता है ईरान के साथ, वो है वहाँ के ये जितना ये तेल है वो 80% प्लस वो चाइना के पास जा रहा है। आप ये समझ लें कि उनके रेयर मिनरल जिनका आप जिक्र कर रहे थे वो भी चाइना के पास हैं। अब चाइना के साथ अमेरिकी सदर की कोई डील इस बात पे ज़रूर हो सकती है। हो सकता है आज के जो मुज़ाकरात जो उन्होंने तजावीज़ मुस्तरद की हैं इसी वजह से की हों कि ये चाइना का विजिट जो है वो उसको किसी तरह से, पहले कहा जा रहा था कि उससे पहले कोशिश यही बात थी कि उससे पहले वो कर ले, लेकिन अब ये हो सकता है कि उनके जहन में ये बात हो, ये मैं एक अंदाजे की बात कर रहा हूँ, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उस पे, कि वो वहां बैठ के ये तय करें कि आपके ये चीज़ें कैसे सिक्योर करनी है, ईरान का जो तेल है और आपकी वहाँ पे रेयर मिनरल्स हैं, ठीक है, हमें क्या मिलना है, नंबर 1। नंबर 2 कि आप हमें क्या इस पे वो बाकी ट्रेड में क्या सहूलत देते हैं आप। वो तो बेसिकली तो वो ट्रेड में सहूलत लेने के लिए जा रहे हैं ना चाइना, और किस लिए। तो ये वहाँ पे बैठ के कोई सौदेबाजी हो सकती है किस तरह की कि आप फिर उसके बाद ये थोड़े दिनों में ये जो शहजाद साहब, ये जो अमजद साहब की बात है कि ये ईरान जंग जो है ये बारगेन चिप के तौर पे इस्तेमाल होनी है उन सब तमाम मुज़ाकरात में जो अपना अमेरिका और चीन के दरमियान हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये बारगेन चिप जो है इससे अमेरिका को फ़ायदा उठा सकता है? क्योंकि चीन जो है वो खित्ते में जिस तरह से काम कर रहा है और जितना वो ये जो जियो पॉलिटिक्स है या ग्लोबल पॉलिटिक्स है उससे अपने आप को दूर रखता है, आपको लगता है कि वो कंसेशंस जो अमेरिकी सदर चाहते हैं उनसे वो कभी देने की पोजीशन में आएगा या वो देगा? अच्छा देखिए, चाइनीज का मैं बड़ा एडमायरर हूं और मुझे लगता ये है कि वो कभी भी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में नहीं लाते जहां पे उनके पास कोई मुतबादल प्लान ना हो। अभी अमजद साहब फरमा रहे थे कि वो $80-90 होगा तो फिर फिजिबल होगा। आपने भी गालिबन एक प्रोग्राम में कहा कि मजबूरी है कि इससे ऊपर रहेगा तो फिर वो तेल निकालना जो है वो फायदेमंद है, अदरवाइज नुकसान होगा। चाइना जो है वो मुतबादल एनर्जी के जराए के हवाले से मेरा ख्याल है कि पहले 2-3 मुल्कों में आता होगा, और वही नहीं, आपने जितना बड़ा धचका और जितना बड़ा झटका आपने पूरी दुनिया को दिया है, तो आपके ख्याल में क्या दुनिया इसके लिए अब फर्दर ब्लैकमेल होने के लिए तैयार होगी? आपने देखा कि पाकिस्तान में आपने बिजली के रेट बढ़ाने शुरू किए तो लोगों ने सोलर पे शिफ्ट कर लिया। जी। अब आपने उस पर टैक्स लगा लिया तो लास्ट ईयर पाकिस्तान जो है सोलर से बिजली बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका था लास्ट ईयर ही। जी। तो गुजारिश ये है कि जब आप अब आप उनको
चार्ज करना शुरू कर रहे हैं तो जो सार्फिन है उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम जो है वो बिल्कुल ही ऑफ ग्रिड चले जाते हैं, हम अपना सिस्टम अलग लगा लेते हैं। हम आपसे वो शाम को ये देखने के लिए कि सोलर का स्विच किधर है और बैटरी कितनी चार्ज है, उसके लिए आपकी बत्ती जला के देख लिया करेंगे, उसके बाद हम बापडा की बिजली बंद कर देंगे। तो दुनिया भी इस पेट्रोल के और इस तेल के बगैर रहना सीख लेगी अगर आपने इस सिचुएशन को लंबा किया। फिर आप भूल जाएं कि लोग आपसे $90 और $100 पे लेंगे। और जो आप थोड़ा सा समझिए कि यूएई जो ओपेक और ओपेक प्लस से निकला है, उसको पता है कि ये आइडियल टाइम है। अभी मैं जो ऑयल निकाल के मार्केट में फेंकूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा डॉलर इकट्ठे कर लूं, चूंकि मेरा मानना यह है कि आगे जाके डॉलर का जो मार्केट है वो ज्यादा मुस्तहकम नहीं रहेगी और ये कोई फिजिबल इकोनॉमी भी नहीं रहेगी कि जिसकी बुनियाद पर आप मुल्क चलाते रहेंगे। और इस बात का इन अरब ममालिक को बखूबी एहसास है। सऊदी अरब पूरे के पूरी बादल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इकोनॉमी जो है वो डाइवर्सिफाई करनी शुरू कर दिया। वो ऑयल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। सऊदी अरब ने उसके लिए बहुत काम किया, बाकी ममालिक भी कर रहे हैं। अब आपने बात की कि इस मुज़ाकरात में क्या कोई बार्गेन चिप के तौर पे इसको इस्तेमाल, ऑब्वियसली वो उन्होंने तो एक किताब भी लिखी है ट्रंप ने, आर्ट ऑफ मेकिंग डील या पता नहीं हाउ टू मेक डील, कोई इस तरह की एक किताब है उनकी। मुझे तो खैर शरफ हासिल नहीं हुआ उनकी वो किताब पढ़ने का, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो इसको कारोबारी तौर पर इस्तेमाल अच्छा ही हुआ, नहीं तो आपने भी डील बनाने की शाहजाद साहब अच्छा ही हुआ, वरना भी आपने टीवी की स्क्रीन जो है ना उससे सीख लेना है फिर मार्केटों का उतार चढ़ाव कैसे करवाना है, फिर आपने भी ट्रम्प बन जाना है। अच्छा, इस पे हम ऑफ कैमरा जरा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं बैक टू द पॉइंट आता हूं कि मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ईरान के हवाले से हो सकता है चीन का एक नरम गोशा जरूर है और वो कोशिश भी करेगा कि अगर अमेरिका को कोई फैसिलिटेट किया जा सकता है जिससे उसके अपने मुफादात जो हैं वो मुतासर ना होते हो तो वो उतना कर देगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अमेरिका कोई ऐसी चीज मांग ले जो वो नहीं देना चाहते और वो उसे ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में मैं चाहूंगा क्योंकि अब टाइम तकरीबन खत्म हो रहा है, ये जो बात की गई है इस वक्त, आपने मल्टीपोलर की बात भी की है, हम ये जो पेट्रो डॉलर की जो हेजमनी है या डॉलर की जो हेजमनी है इससे निकलने की बातें भी की जाती हैं, अगरचे इट विल टेक टाइम, मुझे पता है ये दिहाइयों का ये जो है सफ़र है, लेकिन आपको लगता है क्या ये मामला ट्रिगर हो चुका है? और अगर ट्रिगर हो चुका है तो आपको क्या लगता है कि ये जो अल्टरनेट एनर्जी पे जाना या ये पेट्रो डॉलर से निकलना या डॉलर से निकलना ये कब तक मुमकिन हो सकता है और कौन सी ताकतें हैं जो ये काम कर सकती है? क्योंकि यूएस इस पे तैयार नहीं होगा, यूएस का पूरा सर्वाइवल पेट्रो डॉलर और डॉलर की उससे जुड़ा हुआ है। जी, ये ट्रांजिशन तो स्टार्ट हो चुकी, बिल्कुल, ये अब इसमें दो राय नहीं है कि ये एक तरह से आप ये समझ लें कि जो ईरान और ये अमेरिका का जो वॉर हो रही है ये इसकी ट्रांजिशन में एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि शायद हमें पहले नज़र नहीं आ रही थी, पहले बैक डोर थी, अभी फ्रंट डोर पे आ जाएंगी। बाकी पेट्रो डॉलर से भी निकलने की बात है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। जो चीज़ एक अभी शहजाद साहब ने भी इस पर बात की कि चाइना जो है कभी भी अपने अंडे एग्स जो है ना किसी एक बास्केट में नहीं रखता। बिल्कुल इसी तरीके से अभी इस वक्त जो है दुनिया का सबसे पहला नंबर है उसके रिन्यूएबल एनर्जी में, अपनी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 60% जो है उसका वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चल रहा है। और फिर इसके साथ उसके अपने जो ऑयल एंड गैस के बाकी मुआहदे चाइना के रशिया के साथ भी हैं। ऑल्दो यहाँ से 80% ऑयल जरूर जाता था और मेरे ख्याल में जब ये इन्होंने ब्लॉकेड किया तो ब्लॉकेड का एक्चुअल टारगेट चाइना ही था जी, ताकि वो चाइना को बीच में लाएं और चाइना के थ्रू इसको नेगोशिएट करवाने की कोशिश करें। तो चाइना ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। सिर्फ एक स्टेटमेंट आई उनके प्रेसिडेंट की जिसमें उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट शी, कि हम चाहते हैं कि दुनिया में जो है वो जो ग्लोबल ऑर्डर है वो रिस्टोर किया जाए समंदरों के ऊपर। तो वो एक बात उन्होंने की थी और वो मेरे ख्याल में इसी तरीके से, लेकिन आपकी बात सही है कि अभी आने वाले दिनों में ये प्रोसेस अब तेजी से आगे चलेगा और ये ट्रांजिशन जो है हमें बहुत बेहतर नजर आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद सईद साहब, शहजाद फारूकी साहब, अमजद इकबाल साहब और मियां सनाउल्लाह साहब। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह निगहबान।